बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, पैनामा लीक्स का तहलका उसी जोरों शोर से आज भी जारी है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे वजीर आजम के बच्चों का नाम आना, ये खबर फैलना और इसके बाद पाकिस्तानियों की इस पर नजरें गड़ जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या और इसकी सफाई कब तक इस तरीके से हुकूमत देती रहेगी जैसे कि अभी हमें दी जा रही है। ये मामला इतनी आसानी से टलता दिखाई नहीं दे रहा, खासकर कम अज कम उन वजाहतों या उन दलीलों के साथ जो अभी हुकूमत की जानिब से हमें दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर एक कमीशन बना दिया गया, ऐलान किया वजीर आजम साहब ने और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया गया है, लेकिन उसके जो टीओआर्स थे उस पर मुशावरत ऑपोजिशन से नहीं की गई, जो कि ऑपोजिशन का एक शिकवा है। दूसरी खबर हमारे सामने आईसीआईजे के हवाले से आई कि जी उन्होंने ये खबर दी है, अपनी वेबसाइट से वजीर आजम का नाम हटा दिया है और ये कहा है कि वजीर आजम का नाम जो है वो गलती से उसमें आ गया था और इस पर उनसे माजरत करने के लिए भी कहेंगे, माफी मांगने के लिए भी कहेंगे। आईसीआईजे ने इसकी तरदीद कर दी और कहा कि यह खबर बिल्कुल मिसलीडिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो वजीर आजम साहब का नाम हटाया गया, वेबसाइट पर उसी तरीके से मौजूद है जैसे कि पहले दिन ये स्टोरी सामने आई थी, और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हुकूमत वज़रा दूसरी जानिब हमें नजर आते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर इस पोजीशन को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, टॉक शोज में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हमें मीडिया पर नजर आते हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑपोजिशन तहरीक चलाने की बात कर रही है करप्शन के खिलाफ, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले बात कर लें तो परसों इतवार को वो लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं करप्शन के खिलाफ। उन्होंने 5 बजे का टाइम दे रखा है, लाहौर चेयरिंग क्रॉस, जिस पर उनके इंतजामिया के साथ अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए हैं क्योंकि लाहौर की इंतजामिया उन्हें इस जगह पर जलसा करने की इजाजत नहीं दे रही। दूसरी जानिब जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी ऐलान कर रखा है कि वो करप्शन के खिलाफ 1 मई से मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। आखिर ये तमाम मामलात किस जानिब जा रहे हैं और जवाबन जो वजीर आजम साहब की अवामी राब्ता मुहिम बड़े जोरों पर है, उस हवाले से भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें खुसूसी निशस्त के लिए ज्वाइन हैं सीनियर सहाफी, दस्तियाकार और कॉलम नवीस हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पैनामा लीक्स, तहकीकात, एहतसाब, ये वर्ड्स हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये किस जानिब मामला दिखाई दे रहा है, खासकर जिन दलाइल या जिन जवाब को हुकूमत अवाम के सामने रख रही है? देखिए, यहाँ बदकिस्मती से जमहूरियत, अवाम का वसीतर मफाद, एहतसाब, ये वो लफ्ज़ हैं जो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किए जा रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमती रवैये का, तो एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही, पहली बात यह है कि इन्होंने अवाम को तो पहले ही इन्होंने नीम पागल कर रखा है। यहाँ अच्छे खासे गौर फिक्र करने वाले लोग भी कंफ्यूज हो गए। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है कि ना नाम निकाला है, ना इनसे माजरत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये चीटिंग की इंतहा है और चीटिंग भी अवाम की कॉस्ट पे, टैक्स पेयर के पैसे से। अब एक बात जो सादा है और समझ नहीं आ रही, दिस इज स्लाइटली नहीं, वेरी टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन एक बात जो समझ नहीं आ रही और कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप मुझ पे बिलफर्ज, अगर आप मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो अगर मैं सच्चा हूँ, मेरे हाथ साफ हैं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा ना कि भाई आप अपनी तसल्ली के मुताबिक जैसे आप चाहते, ख़ास तौर पे अगर मेरे पास कोई सरकारी मनसब है, कि भाई मैं आपको सरकारी वसाइल भी सारे और ज़ाती तौर पे भी जो आप चाहते हैं, जिस तरह के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, ये जो भी आप लोगों को जो चीज़ मुतमईन करती है, आई एम प्रिपेयर टू कोऑपरेट। अगर मैं गिल्टी नहीं हूँ,
तो अगर दाल में काला है और दाढ़ी में तिनका है और आपके पांव मट्टी के हैं, रेत के हैं, वो जो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो हम अंदाजा लगाएं। कल परसों मैंने देखा है कि जी ये फजलुर रहमान साहब को इस मसले में मुशावरत के लिए बुलाया है। फजलुर रहमान साहब को क्या पता है एक खास तरह की सियासत करने के अलावा क्या कर रहे हैं? ये लॉबिंग कर रहे हैं। सर, उन्होंने वजीर आजम साहब से कहा है कि ये पैनामा लीक जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप बिल्कुल डटे रहें, कुछ भी नहीं होगा और हम आपके साथ हैं। ये कौन लोग हैं इनको समझने के लिए ब्रिगेडियर असलम घुम्मन जो कमांडर भी रहे हैं, नैब के डीजी या एंटी करप्शन भी रहे हैं, उनकी एक किताब है हाँ ये सच है। इनके बारे में अगर जानना हो तो उनकी वो किताब पढ़ने आपको अंदाजा हो जाएगा। सो ये एक मसलसल झूठ का कारोबार है। बयानात इनके नहीं मिलते, ना फैमिली किसी मेंबर का कोई स्टेटमेंट टैली हो पा रहा है, ना इनके वज़रा ने खास तौर पे जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने जो बात की थी, इनका कुछ भी आपस में नहीं। और बुनियादी सवाल 2, 4, 5 बेसिक से सवाल हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है और एक बहुत बड़े तरीन मनसब पे बैठे हुए शख्स के बारे में है। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसका सादा तरीन जवाब देने में मेरा ख्याल है इट डजंट टेक मोर देन अ फ्यू मिनट्स कि भी कहां आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहां आप लोगों ने जायदादें खरीदी हैं, कब पैसा गया, कितना पैसा गया, कहां से पैसा गया और वो कैसे गया और किन किन तारीखों। सर एब्सोल्युटली, आपने जो पहले बात की हसन निसार साहब, वो बिल्कुल वो समझ में आने वाली बात है कि अगर किसी का जमीर मुतमईन है तो वो अपने आप को खुद ही तमाम चीजें, तमाम जो भी इल्जामात लग रहे हैं उसका जवाब अवाम के सामने रख दे, सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि मेरा खानदान उस वक्त से टैक्स दे रहा है जब बाकी लोगों को टैक्स के हिज्जे भी नहीं आते थे, मैंने सब कुछ अवाम के सामने खोल कर रख दिया है, मैं भी उसी अवाम का हिस्सा हूं। चले मेरी तो कम अकली होगी कि मुझे समझ में नहीं आया। सर क्या चीजें वजीर आजम साहब ने सामने रखी हैं अवाम के, आपको कुछ समझ लगी? पहली बात तो ये है कि इसमें एरोगेंस जो है उस पर आप गौर करें। हालांकि ना ये बेचारे बिरलाज हैं, ना ये टाटाज हैं, ना ये सैगल्स हैं, ना ये दाऊद्स हैं, ना ये वलीकाज हैं, ना ये आदमजीज हैं। मैं कह चुका हूं कभी जरा ये तो इंकशाफ करें कि इनके ग्रुप ने और वो कौन सा मुबारक साल था जब पहली बार एक कंपनी के तौर पे इन्होंने टैक्स दिया, और वो टैक्स कितना था, जिसके बारे में ये कहते हैं ना बड़ी हकारत से, ये पूरी कौम के साथ बेसिकली ये पूरी कौम की तौहीन और तजलील है कि जब लोगों के हिज्जे भी नहीं आते थे। अच्छा जी, आप बिरला साहब हैं, आप जरा बताएं कब पाकिस्तान बनने से पहले या बाद में पहला साल वो मुबारक कौन सा था जब आपने टैक्स दिया और वो कितना था? यहां से शुरू करते हैं ना बात कॉमन सेंस की, जो लोगों को भी समझ आ जाए। ये फोरेंसिक और ये और वो इसको छोड़ दें आप, लेट्स ओवर सिंप्लीफाई द होल मैटर। तो आप बता दें इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर आपके जो आपके अहले खाना हैं उनके बयानात में इतने हैरत अंगेज किस्म के तदादात क्यों हैं? इस बात का कुछ स्पेसिफिक जवाब नहीं देते। एक नौहा पड़ा है, एक सिंपथी समेटने की कोशिश की गई है लोगों को एक दफा और वंस अगेन ये ट्राई टू टेक पीपल फॉर अ राइड। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये लॉजिकल है नहीं। उसकी वजह है कि ना ये रजा शाह पहलवी हैं, ना ये ईदी अमीन हैं, ना ये हुस्नी मुबारक हैं, ना मोहम्मद कजाफी हैं, ना ये कुछ सद्दाम हुसैन। ये इसका कहीं ना कहीं अंजाम होना है। वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और वो जो 100 दिन चोर का 1 दिन साथ का, इस तरह के जो मुहावरे हैं उनके पीछे सदियों की विजडम होती है। सो ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं। बाकी आपने इनके वज़रा की बात की, तो भाई दे आर पेड फॉर दिस। उनकी कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं सिवाय इसके कि वो हर कीमत पे उसमें कितनी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कुछ शर्म नहीं, हया नहीं, बट दिस इज देयर जॉब।
उनको हायर इसलिए किया गया है। ये पूरी ठीक दुनिया है। की हसन निसार साहब, आपने जो बात की ना कि अब ये मामला इस तरीके से आगे बढ़ेगा नहीं, आई थिंक आपने वो छेड़ी जो अवाम इस वक्त जानना चाहती है, क्योंकि अवाम के जहनों में यही होता है कि जी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, माजी उठा लें, तारीख उठा लें, इन्हें कुछ नहीं कोई कहने वाला या एहतसाब नहीं होता हमारे हुक्मरानों का। एक ब्रेक में ले लूं सर, और ब्रेक से वापस आकर इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन को यहीं से व्यूअर्स कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब। पैनामा लीक्स पर हम उनसे बात कर रहे हैं। हसन निसार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सर आपने जो बात की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं कि माजी में बहुत सारी चीजें हुई, कुछ नहीं हुआ, एहतसाब नहीं हुआ। मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रही, और भी जो रूल करते रहे हमारे हुक्मरान, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी भी बात कर लें तो कुछ होता नजर नहीं आता। इस बार वाकई आपको लगता है कि ये मामला टलेगा नहीं, और खासकर जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है, जैसे वजीर आजम साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है, यही सही तरीकाकार है कि इसकी तहकीकात होंगी और सच अवाम के सामने आ सकेगा? ये तब तक झूठ है, कम से कम मैं तो इसको शक की नजरों से देखूंगा जब तक ये मुकम्मल तौर पे अपोजिशन को मुतमईन नहीं करते। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी ये है कि सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज किया जाए, अवाम को ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हालत में रखा जाए। और कैरेक्टर क्या है हमारी अशराफिया का? देखिए, मुद्दतों तक बेनजीर भुट्टो भी उस वक्त जिंदा थी, या आसिफ जरदारी साहब भी, उनका भी ये तकिया कलाम था कि हमारा सरे महल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फाइनली पकड़े गए, लेकिन वही बेशर्मी, वही ढिठाई, वही बेहयाई। और एक बात देखें, जब बात करते दिन दिहाड़े झूठ है, यानी ये वो लोग हैं जो एक भूखे आदमी को तकरीरों के जरिए इस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका पेट भरा हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल। आप देखिए, तरक्की का सफर रोकना चाह रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं। तरक्की का सफर क्या है कि इंटरनेशनल रेटिंग का एक बहुत मोतबर अदारा है मूडीज, उन्होंने लिखा है कि जी जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो इस मुल्क के टोटल जीडीपी का 63.5 पे पहुंच गया है। ये चूंकि लोगों को पता नहीं है, हर पाकिस्तानी कहते हैं 1 लाख से ज्यादा का मकरूज है। कितना 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 हौलनाक है। ये नस्लें गिरवी रख रहे हैं लोगों की, लोगों को अंदाजा नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, आप ये तरक्कियों की बात करते हैं, जालसाजी का है मामला सारा। 2 दिन पहले किसी चैनल पे ये रिपोर्ट थी, जिना हॉस्पिटल, शहर कौन सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा शहर, उसका कैपिटल, उसका एक अहम तरीन हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल, किसके नाम पे? बाबा कौम के नाम पे। उसमें 3-3, 2-2 मरीज एक बेड पे। ये तरक्की है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलें। एक मैंने आपको बताया कि जीडीपी का 65.3% कर्जा है इस मुल्क पे, ये तरक्की है। 3-3 मरीज हैं हॉस्पिटल्स में, वो तरक्की है। और एक बात सादिया, आप गौर करें, आइंदा अगर आज तक नहीं किया तो आइंदा करें, औरतें फिरती हैं मारी मारी सड़कों पे, उनकी गोदों में 2-3 साल तक का बच्चा होता है, बच्चे के हाथ पांव लटक रहे होते हैं। गौर करें जो मैं कह रहा हूं, वो पता है उस बच्चे को ड्रग किया गया होता है, उसको फ्यून चिटा दी गई होती है, उसको ना धूप लगती है ना उसको सर्दी लगती है। वो नीम मुर्दा बच्चा, वो किराए पे चलते हैं इस शहर में 150, 200, 250 रुपया पर डे। वर्किंग आवर्स हैं, वो बच्चे लेके और सर लैया को अगर देख ले, वहां पे जो अफसोसनाक हुआ कि 30 लोगों की जान चली गई। स्टमक वॉश करने की फैसिलिटीज हॉस्पिटल में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कोटली सतियां वजीर आजम साहब जाते हैं तो कहते हैं किसी ने सड़क बनानी है, पुल बनाना है तो मुझे अभी बता दो। नहीं सारी ये नहीं, जो मैंने बात की है ना, उसको बाईपास करके ना गुजरे। ये खुदा का कहर नाजिल होगा। जो लोग इस जुर्म में शरीक नहीं है वो भी बर्बाद होंगे। जो मैं बात कर रहा हूं, जिंदा बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल के किराए पे दिए जा रहे हैं। ये क़यामत का समा है। जहरीली मिठाई नहीं मिला, मर गए डॉक्टर, हॉस्पिटल नहीं है,
स्टमक वॉश का अरेंजमेंट नहीं है, वो तो लाहौर में नहीं है। ये कहां चले गए आप लोग? वो कौन से बच्चे हैं? वो बच्चा जब बड़ा होगा जिससे बचपन में ही अफ्यून चटाई जाती है ताकि वो नीम बेहोशी के आलम में रहे, वो बच्चा कल जब टीन एज में जाएगा वो इस मुल्क का एसेट होगा, लायबिलिटी होगी। वो पागल होगा, वो नीम पागल होगा, वो जराइम पेशा होगा। वो कौन होगा जिसके लिए आप कौमी तराने बजाएंगे कि मैं भी पाकिस्तान हूं और ये भी पाकिस्तान है, हमजा भी पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है, भी पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है। तो ये झूठ का कारोबार मैं मुसलसल लिख रहा हूं और खासे अरसे से लिख रहा हूं कि तारीख के तराजू में दो पलड़े हैं। एक पलड़े में चंद खानदान है, बाकी में पूरा पाकिस्तान है। इस मुल्क के करतों धरतों को इस बात का फैसला करना होगा कि इनको क्या चाहिए। ये मंतकी अंजाम तक अगर नहीं जाता ये मामला, तो इस पे भी मैं एक से ज्यादा बार ये लिख चुका हूं और कह भी चुका हूं कि ये सकूते ढाका के बाद इस मुल्क के अवाम पे, इस मुल्क की तारीख पे सबसे बड़ा जुल्म होगा। मैं नहीं कह रहा वो कौन चोर है, नहीं कहते है। हैं कि सकूते ढाका के बाद अवाम पे मुल्क पे सबसे बड़ा जुल्म होगा। सही है सर, आप इस पे लिख भी रहे हैं, अगर ये पढ़ भी रहे हैं, हम आपको सुन भी रहे हैं। केस मुझे जी मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, आप सही कह रहे हैं दुरुस्त कि इसका मंतकी अंजाम तक पहुंचना नागुज़ीर है, लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, खासकर अगर हम अपोजिशन की बात करें, पीपल्स पार्टी सड़कों पे आने को तैयार नहीं है, पीटीआई जो है वो करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने जा रही है। तो इमरान खान साहब या उनकी जमात वाकई में हुकूमत पर इतना दबाव बढ़ा सकते हैं कि जिस मंतकी अंजाम की आप बात कर रहे हैं मामला वहां तक पहुंचे? देखें, आपने बात की पीपल्स पार्टी की, पहले उसका जवाब सुन लें। पीपल्स पार्टी के बारे में मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, अगर वो लोग ये तो कोई टक्करें इधर उधर मारते हैं, लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं, कोई मेट्रो बना, कोई ऑरेंज का, कोई कुछ ना कुछ सड़कें बढ़कें, ये वो, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत 7 साल 8 साल 7.5 साल पंजाब में रहती, ये लोग फुटपाथ्स की ईंटें उखाड़ के बेच देते। चोरी, डकैती, लूट मार, तखरीब इनकी शरियानों में, रेशों में, इनके डीएनए में शामिल है। वो कैसे आ जाएंगे? वो आई वॉश के लिए, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं गोंगनुआ तो मिट्टी चाड़ना, उसके लिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, को अपनी फेस सेविंग के लिए वो कोई बाएं बाएं शाएं करेंगे। हाउ कैन दे बी सीरियस? एक सरफरोश आदमी है, उसका नाम है सिराजुल हक, अल्लाह उसको अकल दे। वो अपनी ताकत जितनी भी उनके पास है वो इमरान के पलड़े में डाल दें। और एक और बात सर, या मुझे एक बात बताएं, नून लीग को इमरान के टेक ऑफ से पहले नून लीग के लिए इस मुल्क में हर किस्म का चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज खत्म हो चुका था। एम आई राइट और रॉन्ग? पीपल्स पार्टी मर नहीं गई तो क्रॉल कर रही है, उसको पोलियो हो चुका है, दे आर ओवर। और कौन था? ये बिल्कुल टोटल मोनोपोली थी जो इमरान खान ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, तोड़ के रख दी है, और वो इमर्ज कर गया एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे। अब मुझे एक बात बताएं, इससे अच्छा मौका नून लीग की लीडरशिप को मिल सकता है? इमरान की पॉलिटिक्स विद इन आवर्स खत्म हो सकती है। वो बनी गाला से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेगा। कैसे? उसे कहें मांगो क्या मांगते हो? बतौर वजीर आजम भी मैं तुम्हें सरकारी तौर पे मैक्सिमम जो तुम जितना चाहते हो मैं तुम्हें फैसिलिटेट करता हूं, जाती हैसियत में जो चाहते हो मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूं। शर्त एक है कि या तुम इस मुल्क के अवाम की जान छोड़ दो, पॉलिटिक्स से फारिग हो जाओ, और लोग कर देंगे इमरान को, या हम छोड़ देंगे इस मुल्क की जान। इतना खूबसूरत, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इनके पास। एक चैलेंज है इनके लिए इस मुल्क में, इमरान खान की सूरत में, और इमरान खान को फारिग किया जा सकता है विद इन नो टाइम। अगर इनके हाथ साफ हैं तो एक दिन में इमरान एक्सपोज हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है कि करो जो करना है, अब चलो फिर ढूंढते फिरो, हम तुम्हारी मर्जी के वो TORs वॉट एवर यू वॉन्ट सच्चे हों तो चैलेंज करें। इमरान खान फारिग है, फिर इनकी 10 पुश्तें इस मुल्क पे हुकूमत करती, मैं आपको गारंटी करता हूं।
शरा खानगी शर्मनाक है, जज्बाती किस्म के लोग हैं। चूंकि जहां जितनी जहालत होती है उतनी ही जज्बातियत होती है। तो ये कला ये सर कर लें, इस फेज से गुजर जाएं, तो सुभान अल्लाह भाई, गारंटीड है। ये तो तैयार करना चाह रहे हैं ना अपनी अगली नस्ल को। मैं गारंटी करता हूं इनकी 10 पुश्तों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह मुल्क इनका राजवाड़ा, इनकी जाती जागीर बन जाएगा। चैलेंज करें, कैसा खूबसूरत मौका दिया है। इमरान खान कह रहा है कि तुम लोग ये हो, और ये साबित करते हैं सरेआम। 20 करोड़ क्या पूरी दुनिया देखे। मुझे बताएं, इमरान बनी गाला से निकलने के काबिल रह जाएगा? उसका कोई बंदा किसी को शक्ल दिखाने के काबिल रह जाएगा कि तुमने इस मुल्क के तीसरी बार। ठीक सर, इस पे आपका बड़ा जबरदस्त तज्जिया आ गया कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो खत्म करने का इस हुकूमत के पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि जी विद इन आवर्स वो सियासत को खत्म कर सकते हैं, अपने लिए हर चैलेंज को खत्म कर सकते हैं। एक ब्रेक सर यहाँ पे ले लें और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हसन निसार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं पैनामा लीक्स के हवाले से, उनका तज्जिया सुन रहे हैं। हसन निसार साहब, एक और चीज जिस पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, पिछले दिनों हमने सुना कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसमें यह बात की गई और स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट किया उनके डेप्यूटी गवर्नर ने। वो ये कहते हैं कि जी 1992 का जो लॉ है 1992 का, उसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई कदगन नहीं है किसी पाकिस्तानी पर कि वो सरमाया जो है वो बाहर नहीं लेकर जा सकता, ऐसी कोई कदगन नहीं है। लेकिन 1992 के लॉ की बात करने वाले शायद हमें ये बताना भूल गए कि इस लॉ में ये जो तरामीम है वो की जा चुकी हैं मुशर्रफ साहब के, जनरल मुशर्रफ साहब के 1999 दिसंबर में उनके आने के बाद ये हो चुका है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है जिसको ये रेफर कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1992, तो ये भी फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तो इश्यू ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी मामलात को समझता है वो जानता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर आप लीगल तरीके से, चैनल्स अवेलेबल, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जो अपर मिडिल क्लास के लोग भी, कोई बड़ा मोटा, कोई छोटा मोटा, कोई अपार्टमेंट वगैरह, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखना ये है कि जो पैसा आप लेके जा रहे हो वो पैसा कहां से आया है, और उस पे आपने को टैक्स दिया है, उसको आपने डिक्लेयर किया है। ये 2-4 सवाल हैं। उसकी वजह है कि ये कोई 2, 4, 10, 50, 100 करोड़ का मामला भी नहीं, ये अरबों डॉलर्स का मामला है। और ये उतने भी ले जाएं ठीक है, मोरालिटी को भी गोली मारें, लानत भेजें अखलाकियात पे, कि जी वो अगर प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का अगर अपना सारा कुछ समेट के अपनी वेल्थ का 80%, 70 या जितना भी है, वो अगर बैरून मुल्क इन्वेस्ट करता है, वहां जायदादें खरीदता है और ये करता है वो करता है, मोरालिटी, लानत भेजें। इस मुल्क में क्या मोरालिटी को छोड़ें आप। बेसिक सा सवाल है भाई, अगर आप लीगल तरीके से लेके गए हैं, उधर साग डार साहब का अंडर ड्योरस बकौल इनके साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। वो 4 बेसिक सवाल है, 5 सवाल है, उनका जवाब दे दें, फारिग। अगर लीगल तरीके से गया है, थ्रू बैंक्स गया है, प्रॉपर तरीके से गया है, वो रिस्क हलाल था, उसके ऊपर टैक्स भी पे हुआ है, तो किसी को क्या एतराज है? किसी को क्या पार्क लेन के फ्लैट्स में? यही तो सवाल उनसे कर रहे हैं, मीडिया भी यही सवाल कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी यही सवाल। तो वो कहते हैं इमरान खान की बात कर लें, पीटीआई का, वो कहते हैं हम तो कह रहे हैं क्रॉस द बोर्ड कर लें, फिर उसका दायराकार वसी कर दें। हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हमारे से एहतसाब करना है तो फिर सबका एहतसाब करें। और इमरान खान को वो कहते हैं कि वो भाग रहे हैं क्योंकि जहांगीर खान तरीन ने कर्जे माफ कराए हुए, अलीम खान की ऑफशोर कंपनी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसने तो केस कर दिया है जहांगीर खान तरीन ने। ये वारदात क्या है? देखिए, बात सुने, इससे लोग ज्यादा मशकूक हो रहे हैं कि ये वारदात ही है। मैं तो मोटी बात कर रहा हूं ना, आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। वो 200-250 बंदा वो इट फॉलो। अदरवाइज पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हमारे इज्जत माब जज साहब थे, उनका बयान था कि मैं 54 साल पुराने केस का फैसला किया है मैंने चंद दिन पहले। 200-250 बंदा जितना पाकिस्तानी है, पता नहीं जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है उसमें कितना बंदा होगा।
ये चाह रहे हैं कि उसमें हम भी डाइल्यूट हो जाएं। नहीं भाई, तीसरी बार वजीर आजम हो आप लोग, कहां से कहां पहुंचे हो, तो उसका कोई हिसाब किताब तो दो भाई। सो लेट्स नॉट मिन्स वर्ड्स एंड लेट्स नॉट कंफ्यूज इश्यूज। मैंने तो आपको कहा है, इनकी तो स्ट्रेटजी ये है कि जितनी धूल उड़ाई जा सकती है उड़ाओ, सिचुएशन को डिफ्यूज करो, अवाम को कंफ्यूज करो। अच्छा खासा बंदा हिल के रह जाता है। परसों मैंने इतने इतने बड़े एड्स देखे कि जी वो झूठ तो जाहिर है, यूं हो जाता है, वो हो जाता है, उल्टे तो जो ये अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या डाइल्यूट करने की मामला सर ये कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आपको लगता है कि वजीर आजम साहब अब जो जलसे करते फिर रहे हैं, जो उनकी अवामी राब्ता मुहिम है, वो कामयाब हो पाएगी लोगों को मजीद कंफ्यूज करने में या मामला डाइल्यूट करने में? कल तक तो हम ये सुन रहे थे कि जी वजीर आजम साहब बहुत बीमार हैं और वुज़रा भी ये कह रहे थे कि उनकी सेहत के लिए दुआ की जाए, लेकिन अब उनकी सेहत भी अच्छी हो गई है, वो एकदम जलसे भी करने लग गए। मैंने तो तब भी लिखा था कि इन्हें तिब्बी मुआयने की नहीं, अखलाकी मुआयने की जरूरत है। अब ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। दिस इज प्रोबेबली द फनीएस्ट गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री जितनी भी है। ये जलसे जुलूस ऐसे इश्यूज में निकालना, ये तो अपोजिशन को करना चाहिए। ये पता नहीं अब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मूड में या डेस्परेशन में। जाहिर है, बिल्ली कहते हैं ना कि बिल्ली के बारे में कि रोशनदान, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद करो तो बिल्ली फिर आंखों पे झपटती है। पता नहीं है, आखिरी अटेम्प्ट है, लेकिन ये एक फैसला कौन बात है। इसके बाद फिर मैं कम से कम एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे नजदीक इस मुल्क के मुस्तकबिल पे सुर्ख रंग का बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। देखें, बात सुने, जोग्राफी ये वो छोड़ दें, आप कैसे जिंदा रहना है। सवाल ये नहीं है कि आप जिंदा हैं, सवाल ये है आप कैसे जिंदा हैं। ये जो मैं अभी मैंने आपको बताया है 63.5% जीडीपी का इनका कर्जा वहां पहुंच गया है। तो अगर आप इस स्टेज पे भी कुछ नहीं करते और जो जिम्मेदार हैं इस मुल्क में वो बेशर्मी, बेहयाई, ढिटाई और बिल्कुल पत्थर बन के, वट्टे बन के अगर वो इसको हो जाने देते हैं, निकल जाने देते हैं, तो फिर मैंने कहा है ना, बांग्लादेश के बाद फिर आप रेड इंडियंस की तरह जिंदा रह लेना। ये जिस हाल ये पहुंच, देखें मैं आपको कह रहा हूं, साल 2 साल बच्चे, 2 साल के बच्चे अफ्यून चिटा के रेंट किए जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। आप कह रहे हैं तरक्की हो रही है जी, आप लोगों को मेट्रोस दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल में 3-3 बंदे लेटे हैं, तो ये कहां जाएगा। अगर रफली कोई 20 करोड़ के लगभग आबादी है, तो सादिया आप जरा तसव्वुर करें, माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है बड़ी मशहूर, तो कैन यू विजुअलाइज, कैन यू कंसीव, मेरी तो नहीं वो उम्र के मैं 15-20 साल बाद का सोच सकूं। आप लोग तो माशाल्लाह, आप तो सोचो कि ये मुल्क फट जाएगा जिनसे 20 करोड़ बंदा नहीं संभाला जा रहा, और ये टाइटैनिक जो है ग्लेशियर से टकरा चुका है। मूडीज आपको बता रहे हैं इस मुल्क के हालात, इसकी सड़कें, आप इस मुल्क के झूठे 4 शहर समझ के, ये मसनूई चकाचौंध सारी देख के आप समझते हैं कि सब ठीक है। हम लोग अर्बन लोग हैं, शहरों में रहते हैं, डे वन से शहरों में हमारा असली पाकिस्तान के साथ, सच्ची बात आपको बताऊं, मेरे पास एज का एज है जिसकी वजह से मैंने देखा है, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी रूरल है। अदरवाइज इस शहर के आप जैसे जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको क्या पता कि ये असली पाकिस्तानी के साल में है। ये जब आप बात करते हैं कि 65%, 60% को कुछ डिफरेंट फिगर्स आते हैं, पॉवर्टी लाइन, कभी किसी ने सोचा है पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या? आप लोग इस मुल्क को चैरिटी स्टेट बना रहे हैं, बेकारी, वो बैरियर टाउन, ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस। आप सही, आपके वैलिड नुकात हैं कि इस मुल्क के अवाम के साथ क्या किया जा रहा है। ये दीवारें सुने, ये दीवारें मेहरबानी है, यहां पैकेट्स पड़े हैं फूड के, बैरियर दस्तरखान चल रहा है, तुम भिखारी बना रहे हो सारी काम को। ये चैरिटी ओरिएंटेड, ये चैरिटी पे चलेगा? लोगों को खैरातें दोगे, भीख दोगे, रोटियों के टुकड़े फेंकोगे उनके आगे, उनको कभी अपने कदमों पे खड़ा होना नसीब नहीं होगा। वो कभी बाइज्जत और बावकार, देखें बात सुने, बड़ी अच्छी बात है भूखे को खाना खिलाना, लेकिन उसकी अना मर जाती है, उसके अंदर इंसान खत्म हो जाता है। जो भीख का दिया हुआ खाना खाएगा ना,
तो वो भीख में तो खंजीर भी कहते हैं कि अगर बंदा भूख से मर रहा हो तो खा लो। तो ये क्या 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 कर रहे हैं आप 20 करोड़ के इस मुल्क के अवाम की भारी अक्सरियत के साथ आप उनको क्या 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 बनाने जा रहे हो? आप उनमें से क्या निकालोगे? क्या करें? ठीक है सर, एक ब्रेक हसन निसार साहब, आपके जो नुकात हैं इन पे थोड़ी मजीद बात करते हैं। और जो आपने कहा कि अवाम के साथ सही नहीं किया जा रहा, हमारी जो रूलिंग क्लास है, जो हमारे हुक्मरान हैं, तो आखिर अवाम के साथ सही करेगा कौन? अवाम खुद इसके लिए आवाज उठाते भी हैं तो कहीं ना कहीं से उसको किसी सियासी एफिलिएशन की वजह से दूसरी जमात रद्द कर देती है। ये कह दिया जाता है कि जी इन्हें तो उकसा के ले आए गए। ये बड़े अहम नुकात हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे इस मामले पर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हसन निसार साहब, करप्शन जो कहते हैं कि जी सबसे बड़ा नासूर है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि अगर इस मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं हुआ, जो कि हर मसले की जड़ है, तो फिर वो जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं आवाम को, वो भुला दिए जाएं। फौज एहतसाब करती है, अपने घर से उसका आगाज करती है, सियासतदान एक जुमला बोलते हैं, कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। अगले रोज चेयरमैन सेनेट जो है वो कहते हैं रजा रब्बानी साहब के हर इदारे को अपने इदारे का एहतसाब नहीं करना चाहिए, एक ऊपर बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो बाकी तमाम इदारों का एहतसाब करे, जिसके लिए कोई मुकद्दस गाय ना हो। तो वो कौन सा इदारा होगा जो सबका एहतसाब कर सके? यहाँ पे तो किसी एक इदारे का एहतसाब नहीं हो पाता, तो वो कहते हैं सारे इदारों का हो जाए। यहाँ तो करप्शन के मौजू पे एक फिल्म बन जाती है तो वो बैन कर दी जाती है। देखिए, मैं अब बात कर करके बंदा खुद तंग आई। इनको शर्म नहीं आती रिपीट करते हुए अपनी परफॉर्मेंस में? तो जुमला दूसरी चौथी दफा बोलना पड़ जाए तो एक अजीब तरह की एम्बैरेसमेंट होती है। ये एक एक मंसूबे का 4-4 दफा इफ्तिताह कर देते हैं, कोई मतलब हाल कोई नहीं। मैं देखें, बात सुने, मेरे नजदीक तो सोल्यूशन एक ही है, और मैं अब से नहीं कह रहा, मैं साल से नहीं कह रहा, 2 साल से नहीं कह रहा, ये 3 साल से नहीं कह रहा। मैं 2-3 जुमले मेरे बड़े फेवरेट हैं इस मौजू पे। अगर इस मुल्क का कोई वाली वारिस है, अगर है, मुल्क को है लावारिस, इसके बारे में एक तबसरा सुन लें अमेरिकन का, और अमेरिकन भी कोई मामूली नहीं है। उसने कहा था डिजास्ट्रसली डिसफंक्शनल स्टेट। इस पे गौर करें, पाकिस्तान बिल्कुल इससे खूबसूरत तबसरा मुमकिन नहीं है। सो अगर ये लावारिस है तो बस ठीक है, इसी तरह ही है, लावारिस ऐसे ही होते हैं। अगर इस मुल्क का कोई वाली वारिस है तो जब तक यहां जिलाद 3 शिफ्टों में काम नहीं करेंगे, इस सिस्टम को आप तेजाब के साथ गुस्ल नहीं दोगे, ये नापाक रहेगा ऊपर से। लेकिन देखें, बात सुने, एक करप्शन सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन ले पहले, ये लोगों को भी समझ आ जाए, आपके व्यूअर्स को। जी, माली करप्शन की सिर्फ एक किस्म है और सबसे नंगी किस्म है। आप इसको जरा सुन लें तहम्मुल से। ये है कि जैसे मेरा ये फिजिकल सेल्फ आपको नजर आ रहा है, सो वो जो मादी करप्शन होती है वो दिखाई दे रही होती है कि इतने अरब लूट लिया, इतने खरब लूट लिया। ओके, होता यह है कि माली करप्शन के नतीजे में आपका किसी कौम का या किसी इंडिविजुअल का जो स्पिरिचुअल सेल्फ होता है वो भी इंजर हो जाता है, वो भी बीमार हो जाता है। इमोशनल सेल्फ, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, आपका सोशल सेल्फ, पूरा माशरा बर्बाद हो जाता है। फिर आपका रेड़ी वाला भी बेहयाई से कम तोलता है, आपका ध्यान उधर जाता है, गंदा फल डाल देगा। आपका छाबड़ी वाला भी बेईमान हो जाता है। यह है इसका असली नुकसान। चंद खरब रुपया लूट के ले जाना वो तो अपनी जगह उसकी अहमियत है। प्रॉब्लम यह है कि जब एलीट इतनी नंगी लूट मार करती है, यानी अब तो कान तरस गए मेरे जैसे बंदे के, मैं करोड़ों की करप्शन सुनूं तो मुझे सुकून की नींद आए, मैं सेलिब्रेट करूंगा। अरबों खरबों टके टके का 2-2 कौड़ी का बंदा पकड़ा जाता है, इतने अरब। अब डॉक्टर आसम, मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि जो खबर मुझे बताएं आप, कितनी देर हो गई आपको जी क्या आपने कोई करोड़ों का कोई स्कैंडल सुना हो? तो इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चे तक बर्बाद कर रहे हैं।
आप अपनी निचली तरीन सतह तक का आदमी जो है वो कन्विंस हो चुका है, ये वे ऑफ लाइफ बन चुका है। करप्शन के बगैर इंसानी मुआशरा नहीं होता, ये याद रखें। ठीक है, तो वो ठीक है, जो आप सही बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा ये करप्शन और हर तरह की करप्शन इतनी ज्यादा सराहियत इख्तियार करती जा रही है माशरे में, हर फर्द लेवल पर, हर सतह पर जो आपको नजर आती है। फिर जिस वाली वारिस की आप बात करते हैं, वो वाली वारिस है कौन? कौन देख रहा है ये अमूर? कौन चला रहा है इस मुल्क को? जिस दलदल में हम धंसते चले जा रहे हैं उससे निकालने वाला है कौन? अब ये देखें, इस मुल्क में हर बंदा तो जमहूरियत का मामा है, हर बंदा जमहूरियत का ठेकेदार है, जमहूरियत का की एबीसी नहीं पता, लेकिन हर बंदा, ये फैशन है, ये ट्रेंड है, आउट ऑफ बॉक्स बात करते हुए, सोचते हुए इनको मौत पड़ती है। जमहूरियत, इसका इस्तेकाम डीरेल ना हो जाए, वो तो है ही नहीं। डीरेल उसने खाक होना है, मौत उसे आएगी जो पैदा हुआ है। जमहूरियत नाम की कोई चीज है नहीं, चंद खानदानों की ये ठेकेदारी है। आगे उनके बच्चे हैं, मौरूसी है, कोई समधी है, कोई साला है, कोई बहनोई है, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई दामाद है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, कोई नवासा है। ये जमहूरियत है। लोकल बॉडीज को मकामी हुकूमतें जी, अवामी हुकूमतें, शर्म नहीं आती बकवास करते हुए? कई कई साल खा गए आप, फिर जब आई हैं वो जमहूरियत है जिसको जरा सा कोई बात कर दे तो खतरा लाहक हो जाता है। हाँ, तो क्या ना, वो है ही नहीं। मैं मातम करता हूं, मैं हैरान हूं जो सुनते हैं वो भी चीटों की तरह बैठ के जमहूरियत। बड़ा ये जमहूर, देखें, ये मैं आज भी पढ़ रहा था किसी का, बड़ा कराहत आती है। क्या क्या करने को दिल करता है कि जी ये तो बार बार अच्छा खासा को मोअज़्ज़ज़ आदमी है जिसका ये स्टेटमेंट है मकाना कि बार बार ये छलनी है, फलानी है। मैंने अमेरिका में कोई लेक्चर था तो मैंने उसमें कहा, मैंने कहा देखो ये जो फलसफा है ना, वहां क्वेश्चन आंसर था। मैंने कहा ये जो आप फलसफा पेश करते हो बार बार क्या है? बस कीमा बनाने की मशीन है, तुम खंजीर का, सूअर का कीमा 1 अरब बार भी डाल लो, गोश्त डालोगे सूअर का, कीमा सूअर का ही निकलेगा ना। ये क्या है? दायरे का सफर कर रहे हो आप, वो कहते हैं वो गदी चक्कर काट के फिर बरगद के बोर्ड के नीचे आ जाती है। तो ये क्या ढोंग है? ये किसको जमहूरियत कह रहे हो? जमहूरियत है, जमहूर से जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम तो बर्बाद है, उनकी तो नस्लें गिरवी पड़ी हैं, थानेदार उनके छितर मारते हैं। आपके चैनल का बच्चा अभी मुझे बता रहा था कि वो किसी एसएचओ ने वहां पर्चा काट दिया है, फलाना है, वो इल्जाम लगा दिया उस पर, और पता नहीं क्या। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप थोड़ा लेट हो, तो उसने मुझे बताया। तो अवाम क्या, जमहूर जलीलो खार है, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। मुल्क के कर्जे बता चुका हूं मैं आपको, कितने % आबादी पॉवर्टी लाइन, कितने लोगों को पीने का साफ पानी नहीं। ठीक है सर, यानी वो जमहूरियत जिसमें दावा किया जाता है कि जमहूर के लिए काम होगा और जमहूरी ही हमें लेकर आई है, लेकिन ये जमहूरियत गैर जमहूरी नहीं, बिल्कुल नहीं, डिलीवर नहीं, ये है ही नहीं। ये जमहूरियत है ही नहीं। इसने डिलीवर क्या करना है? ये अदाकारी करती है डिलीवरी की। ये ऐसे ही है जैसे एक, क्या मैं कहूं, अब एक ख्वाजा सरा प्रिटेंड करे दैट ही और शी इज गोइंग टू डिलीवर। वो दर्द से की, वो उन पेन्स की वो एक्टिंग करते हैं। जमहूरियत कौन सी? और जब तो ये वो वाली जमहूरियत है, ये जमहूरियत है ही, राय नाम जो है वो आप कहते हैं कि नजर आ रही है। सर टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। आपने बहुत सारे सवालात जो हैं वो अवाम के लिए भी छोड़े हैं और आपने उससे ज्यादा सवालात जो हैं वो हुक्मरानों के लिए भी छोड़े, लेकिन हुक्मरान आया इन नुकात पर, इन लाइंस पर जो हसन निसार साहब यहाँ बात कर रहे हैं कि वो सोचते भी हैं या नहीं। जो अभी तक हालात चल रहे हैं उस पर तो यही लगता है कि जी बिल्कुल सोचो विचार इस पर नहीं किया जा रहा। आई हैव टू थैंक यू हेयर, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही, इंशाल्लाह आई सी यू टुमारो। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ये बहुत बड़ा इल्जाम है और एक बहुत बड़े तरीन मनसब पे बैठे हुए शख्स के बारे में है, तो मुझे समझ नहीं आती कि इसका सादा तरीन जवाब देने में मेरा ख्याल है डजंट टेक मोर देन अ फ्यू मिनट्स कि भी कहां कहां आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहां कहां आप लोगों ने जायदादें खरीदी हैं,
कब कब पैसा गया, कितना कितना पैसा गया, कहां कहां से पैसा गया और वो कैसे गया और किन किन तारीखों। सर एब्सोल्युटली, आपने जो पहले बात की हसन निसार साहब, वो बात बिल्कुल वो समझ में आने वाली बात है कि अगर किसी का ज़मीर मुतमईन है तो वो अपने आप को खुद ही तमाम चीजें, तमाम जो भी इल्जामात लग रहे हैं उसका जवाब अवाम के सामने रख दे, सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि मेरा खानदान उस वक्त से टैक्स दे रहा है जब बाकी लोगों को टैक्स के हिज्जे भी नहीं आते थे, मैंने सब कुछ अवाम के सामने खोल कर रख दिया है, मैं भी उसी अवाम का हिस्सा हूं। चले मेरी तो कम अकली होगी कि मुझे समझ में नहीं आया। सर क्या चीजें वजीर आजम साहब ने सामने रखी हैं अवाम के, आपको कुछ समझ लगी? पहली बात तो ये है कि इसमें एरोगेंस जो है उस पर आप गौर करें। हालांकि ना ये बेचारे बिरलाज हैं, ना ये टाटाज हैं, ना ये सैगल्स हैं, ना ये दाऊद्स हैं, ना ये वलीकाज हैं, ना ये आदमजीज हैं। मैं कह चुका हूं कभी जरा ये तो इंकशाफ करें कि इनके ग्रुप ने और वो कौन सा मुबारक साल था जब पहली बार एक कंपनी के तौर पे इन्होंने टैक्स दिया और वो टैक्स कितना था, जिसके बारे में ये कहते हैं ना बड़ी हकारत से, ये पूरी कौम के साथ बेसिकली ये पूरी कौम की तौहीन और तजलील है कि जब लोगों के हिज्जे भी नहीं आते थे। अच्छा जी, आप बिरला साहब हैं, आप जरा बताएं कब पाकिस्तान बनने से पहले या बाद में पहला साल वो मुबारक कौन सा था जब आपने टैक्स दिया और वो कितना था? यहां से शुरू करते हैं ना बात कॉमन सेंस की, जो लोगों को भी समझ आ जाए। ये फोरेंसिक और ये और वो इसको छोड़ दें आप, लेट्स ओवर सिंप्लीफाई द होल मैटर। तो आप बता दें इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर आपके जो आपके अहले खाना हैं उनके बयानात में इतने हैरत अंगेज किस्म के तदादात क्यों हैं, इस बात का कुछ स्पेसिफिक जवाब नहीं देते। एक नौहा पड़ा है, एक सिंपथी समेटने की कोशिश की गई है लोगों को एक दफा वंस अगेन ये ट्राई टू टेक पीपल फॉर अ राइड। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये लॉजिकल है नहीं। उसकी वजह है कि ना ये रजा शाह पहलवी हैं, ना ये ईदी अमीन हैं, ना ये हुस्नी मुबारक हैं, ना मुअम्मर कजाफी हैं, ना ये कुछ सद्दाम हुसैन। ये इसका कहीं ना कहीं अंजाम होना है। वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वो जो 100 दिन चोर का एक दिन साथ का, इस तरह के जो मुहावरे हैं उनके पीछे सदियों की विजडम होती है। सो ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं। बाकी आपने इनके वज़रा की बात की तो भाई दे आर पेड फॉर दिस। उनकी कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं सिवाय इसके कि वो हर कीमत पे उसमें कितनी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कुछ शर्म नहीं, हया नहीं, बट दिस इज देयर जॉब। उनको हायर इसलिए किया गया है। ये पूरी दुनिया की हसन निसार साहब, आपने जो बात की ना कि अब ये मामला इस तरीके से आगे बढ़ेगा नहीं, आई थिंक आपने वो भेड़िए जो अवाम इस वक्त जानना चाहती है, क्योंकि अवाम के जहनों में यही होता है कि जी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, माजी उठा लें, तारीख उठा लें, इन्हें कुछ नहीं कोई कहने वाला या एहतसाब नहीं होता हमारे हुक्मरानों का। एक ब्रेक में ले लूं सर और ब्रेक से वापस आकर इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन को यहीं से व्यूअर्स कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब। पैनामा लीक्स पर हम उनसे बात कर रहे हैं। हसन निसार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सर आपने जो बात की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं कि माजी में बहुत सारी चीजें हुई, कुछ नहीं हुआ, एहतसाब नहीं हुआ। मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रही, और भी जो रूल करते रहे हमारे हुक्मरान, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी भी बात कर लें तो कुछ होता नजर नहीं आता। इस बार वाकई आपको लगता है कि ये मामला टलेगा नहीं, और खासकर जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है, जैसे वजीर आजम साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है, यही सही तरीकाकार है कि इसकी तहकीकात होंगी और सच अवाम के सामने आ सकेगा? ये तब तक झूठ है, कम से कम मैं तो इसको शक की नजरों से देखूंगा जब तक ये मुकम्मल तौर पे अपोजिशन को मुतमईन नहीं करते। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी ये है कि सिचुएशन को ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज किया जाए, अवाम को ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज्ड हालत में रखा जाए। और कैरेक्टर क्या है हमारी अशराफिया का, देखिए मुद्दतों तक बेनजीर भुट्टो भी उस वक्त जिंदा थी, या आसिफ जरदारी साहब भी, उनका भी ये तकिया कलाम था कि हमारा सरे महल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, फाइनली पकड़े गए। लेकिन वही बेशर्मी, वही ढिटाई, वही बेहयाई। और एक बात देखें, जब बात करते दिन दिहाड़े झूठ है,
यानी ये वो लोग हैं जो एक भूखे आदमी को तकरीरों के जरिए इस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका पेट भरा हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल। आप देखिए, तरक्की का सफर रोकना चाह रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं। तरक्की का सफर क्या है कि इंटरनेशनल रेटिंग का एक बहुत मोतबर अदारा है मूडीज, उन्होंने लिखा है कि जी जिस तरक्की की ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो इस मुल्क के टोटल जीडीपी का 63.5 पे पहुंच गया है। ये चूंकि लोगों को पता नहीं है, हर पाकिस्तानी कहते हैं 1 लाख से ज्यादा का मकरूज है। कितना 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 हौलनाक है। ये नस्लें गिरवी रख रहे हैं लोगों की, लोगों को अंदाजा नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, आप ये तरक्कियों की बात करते हैं, जालसाजी का है मामला सारा। 2 दिन पहले किसी चैनल पे ये रिपोर्ट थी, जिना हॉस्पिटल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाजरीन, पैनामा लीक्स का तहलका उसी जोरों शोर से आज भी जारी है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे वजीर आजम के बच्चों का नाम आना, ये खबर फैलना और इसके बाद पाकिस्तानियों की इस पर नजरें गड़ जाना, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या और इसकी सफाई कब तक इस तरीके से हुकूमत देती रहेगी जैसे कि अभी हमें दी जा रही है। ये मामला इतनी आसानी से टलता दिखाई नहीं दे रहा, खासकर कम से कम उन वजाहतों या उन दलीलों के साथ जो अभी हुकूमत की जानिब से हमें दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर एक कमीशन बना दिया गया, ऐलान किया वजीर आजम साहब ने और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया गया है, लेकिन उसके जो टीओआर्स थे उस पर मुशावरत ऑपोजिशन से नहीं की गई, जो कि ऑपोजिशन का एक शिकवा है। दूसरी खबर हमारे सामने आईसीआईजे के हवाले से आई कि जी उन्होंने ये खबर दी है, अपनी वेबसाइट से वजीर आजम का नाम हटा दिया है और ये कहा है कि वजीर आजम का नाम जो है वो गलती से उसमें आ गया था और इस पर उनसे माजरत करने के लिए भी कहेंगे, माफी मांगने के लिए भी कहेंगे। आईसीआईजे ने इसकी तरदीद कर दी और कहा कि यह खबर बिल्कुल मिसलीडिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो वजीर आजम साहब का नाम हटाया गया, वेबसाइट पर उसी तरीके से मौजूद है जैसे कि पहले दिन ये स्टोरी सामने आई थी, और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हुकूमती वज़रा दूसरी जानिब हमें नजर आते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर इस पोजीशन को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, टॉक शोज में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हमें मीडिया पर नजर आते हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑपोजिशन तहरीक चलाने की बात कर रही है करप्शन के खिलाफ, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले बात कर लें तो परसों इतवार को वो लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं करप्शन के खिलाफ। उन्होंने 5 बजे का टाइम दे रखा है, लाहौर चेयरिंग क्रॉस, जिस पर उनके इंतजामिया के साथ अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए हैं क्योंकि लाहौर की इंतजामिया उन्हें इस जगह पर जलसा करने की इजाजत नहीं दे रही। दूसरी जानिब जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी ऐलान कर रखा है कि वो करप्शन के खिलाफ 1 मई से मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। आखिर ये तमाम मामलात किस जानिब जा रहे हैं और जवाबन जो वजीर आजम साहब की अवामी राब्ता मुहिम बड़े जोरों पर है, उस हवाले से भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें खुसूसी निशस्त के लिए ज्वाइन है सीनियर सहाफी, दस्तियाकार और कॉलम नवीस हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पैनामा लीक्स, तहकीकात, एहतसाब, ये वर्ड्स हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये किस जानिब मामला दिखाई दे रहा है, खासकर जिन दलाइल या जिन जवाब को हुकूमत अवाम के सामने रख रही है? देखिए, यहाँ बदकिस्मती से जमहूरियत, अवाम का वसीतर मुफाद, एहतसाब, ये वो लफ्ज़ हैं जो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किए जा रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमती रवैये का, तो एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही, पहली बात यह कि इन्होंने अवाम को तो पहले ही इन्होंने नीम पागल कर रखा है। यहाँ अच्छे खासे गौर व फिक्र करने वाले लोग भी कंफ्यूज हो गए। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है कि ना नाम निकाला है, ना इनसे माजरत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये चीटिंग की इंतहा है। और चीटिंग भी अवाम की कॉस्ट पे, टैक्स पेयर के पैसे से
अब एक बात जो सादा है और समझ नहीं आ रही, दिस इज स्लाइटली नहीं, वेरी टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन एक बात जो समझ नहीं आ रही और कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप मुझ पे बिलफर्ज अगर आप मुझ पे कोई इल्जाम लगाते हैं तो अगर मैं सच्चा हूं, मेरे हाथ साफ हैं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा ना कि भाई आप अपनी तसल्ली के मुताबिक जैसे आप चाहते, ख़ास तौर पे अगर मेरे पास कोई सरकारी मनसब है, कि भाई मैं आपको सरकारी वसाइल भी सारे और ज़ाती तौर पे भी जो आप चाहते हैं, जिस तरह के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, ये जो भी आप लोगों को जो चीज़ मुतमईन करती है, आई एम प्रिपेयर टू कोऑपरेट। अगर मैं गिल्टी नहीं हूं तो अगर दाल में काला है और दाढ़ी में तिनका है और आपके पांव मट्टी के हैं, रेत के हैं, वो जो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो हम अंदाजा लगाएं। कल परसों मैंने देखा है कि जी ये फजलुर रहमान साहब को इस मसले में मुशावरत के लिए बुलाया है। फजलुर रहमान साहब को क्या पता है एक खास तरह की सियासत करने के अलावा क्या कर रहे हैं, ये लॉबिंग कर रहे हैं। सर उन्होंने वजीर आजम साहब से कहा है कि ये पैनामा लीक जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप बिल्कुल डटे रहें, कुछ भी नहीं होगा और हम आपके साथ हैं। ये कौन लोग हैं, इनको समझने के लिए ब्रिगेडियर असलम घुम्मन जो कमांडर भी रहे हैं, नैब के डीजी या एंटी करप्शन भी रहे हैं, उनकी एक किताब है हाँ ये सच है। इनके बारे में अगर जानना हो तो उनकी वो किताब पढ़ने आपको अंदाजा हो जाएगा। सो ये एक मसलसल झूठ का कारोबार है। बयानात इनके नहीं मिलते, ना फैमिली किसी मेंबर का कोई स्टेटमेंट टैली हो पा रहा है, ना इनके वज़रा ने, खास तौर पे जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने जो बात की थी, इनका कुछ भी आपस में। और बुनियादी सवाल 2, 4, 5 बेसिक से सवाल हैं। इतना खूबसूरत, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इनके पास। एक चैलेंज है इनके लिए इस मुल्क में, इमरान खान की सूरत में, और इमरान खान को फारिग किया जा सकता है विद इन नो टाइम। अगर इनके हाथ साफ हैं तो एक दिन में इमरान एक्सपोज हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है कि करो जो करना है और चलो फिर ढूंढते फिरो, हम तुम्हारी मर्जी के वो TORs व्हाट एवर यू वांट सच्चे हों तो चैलेंज करें। इमरान खान फारिग है, फिर इनकी 10 पुश्तें इस मुल्क पे हुकूमत करती, मैं आपको गारंटी करता हूं। शरह खानगी शर्मनाक है, जज्बाती किस्म के लोग हैं, चूंकि जहां जितनी जहालत होती है उतनी ही जज्बातियत होती है। तो ये कला ये सर कर लें, इस फेज से गुजर जाएं तो सुभान अल्लाह भाई, गारंटीड है। ये तो तैयार करने चाह रहे हैं ना अपनी अगली नस्ल को। मैं गारंटी करता हूं इनकी 10 पुश्तों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह मुल्क इनका राजवाड़ा, इनकी जाती जागीर बन जाएगा। चैलेंज करें, कैसा खूबसूरत मौका दिया है। इमरान खान कह रहा है कि तुम लोग ये हो, और ये साबित करते हैं सरेआम। 20 करोड़ क्या पूरी दुनिया देखे। मुझे बताएं, इमरान बनी गाला से निकलने के काबिल रह जाएगा? उसका कोई बंदा किसी को शक्ल दिखाने के काबिल रह जाएगा कि तुमने इस मुल्क के तीसरी बार। ठीक सर, इस पे आपका बड़ा जबरदस्त तज्जिया आ गया कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो खत्म करने का इस हुकूमत के पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि जी विद इन आवर्स वो सियासत को खत्म कर सकते हैं, अपने लिए हर चैलेंज को खत्म कर सकते हैं। एक ब्रेक सर यहाँ पे ले लें और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हसन निसार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं पैनामा लीक्स के हवाले से, उनका तज्जिया सुन रहे हैं। हसन निसार साहब, एक और चीज जिस पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, पिछले दिनों हमने सुना कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसमें यह बात की गई और स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट किया उनके डेप्यूटी गवर्नर ने। वो ये कहते हैं कि जी 1992 का जो लॉ है 1992 का, उस पे ये कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई कदगन नहीं है किसी पाकिस्तानी पर कि वो सरमाया जो है वो बाहर नहीं लेकर जा सकता, ऐसी कोई कदगन नहीं है। लेकिन 1992 के लॉ की बात करने वाले
शायद हमें ये बताना भूल गए कि इस लॉ में ये जो तरामीम है वो की जा चुकी हैं मुशर्रफ साहब के, जनरल मुशर्रफ साहब के 1999 दिसंबर में उनके आने के बाद ये हो चुका है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है जिसको ये रेफर कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1992, तो ये भी फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये तो इश्यू ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी मामलात को समझता है वो जानता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर आप लीगल तरीके से चैनल्स अवेलेबल, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जो अपर मिडिल क्लास के लोग भी, कोई बड़ा मोटा, कोई छोटा मोटा, कोई अपार्टमेंट वगैरह, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखना ये है कि जो पैसा आप लेके जा रहे हो वो पैसा कहां से आया है, और उस पे आपने को टैक्स दिया है, उसको आपने डिक्लेयर किया है। ये 2-4 सवाल हैं। उसकी वजह है कि ये कोई 2, 4, 10, 50, 100 करोड़ का मामला भी नहीं, ये अरबों डॉलर्स का मामला है। और ये उतने भी ले जाएं ठीक है, मोरालिटी को भी गोली मारें, लानत भेजें अखलाकियात पे, कि जी वो अगर प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का अगर अपना सारा कुछ समेट के अपनी वेल्थ का 80%, 70 है, जितना भी है, वो अगर बैरून मुल्क इन्वेस्ट करता है, वहां जायदादें खरीदता है और ये करता है वो करता है, मोरालिटी, लानत भेजें। इस मुल्क में क्या मोरालिटी को छोड़ें आप। बेसिक सा सवाल है भाई, अगर आप लीगल तरीके से लेके गए हैं, उधर इसाक डार साहब का अंडर ड्योरस बकौल इनके साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। वो 4 बेसिक सवाल है, 5 सवाल है, उनका जवाब दे दें, फारिग। अगर लीगल तरीके से गया है, थ्रू बैंक्स गया है, प्रॉपर तरीके से गया है, वो रिस्क हलाल था, उसके ऊपर टैक्स भी पे हुआ है, तो किसी को क्या एतराज है? किसी को क्या पार्क लेन के फ्लैट्स में? सर यही तो सवाल उनसे कर रहे हैं, मीडिया भी यही सवाल कर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी यही सवाल। तो वो कहते हैं इमरान खान की बात कर लें, पीटीआई का, वो कहते हैं हम तो कह रहे हैं क्रॉस द बोर्ड कर लें, फिर उसका दायरा कार वसी कर दें। हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हमारे से एहतसाब करना है तो फिर सबका एहतसाब करें। और इमरान खान को वो कहते हैं कि वो भाग रहे हैं क्योंकि जहांगीर खान तरीन ने कर्जे माफ कराए हुए, अलीम खान की ऑफशोर कंपनी है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसने तो केस कर दिया है जहांगीर खान तरीन ने। ये वारदात क्या है? देखिए बात सुने, इससे लोग ज्यादा मशकूक हो रहे हैं कि ये वारदात ही है। मैं तो मोटी बात कर रहा हूं ना, आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। वो 200-250 बंदा वो इट विल फॉलो। अदरवाइज पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हमारे इज्जत माफ जज साहब थे, उनका बयान था कि मैं 54 साल पुराने केस का फैसला किया है मैंने चंद दिन पहले। 200-250 बंदा जितना पाकिस्तानी है, पता नहीं जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है उसमें कितना बंदा होगा। ये चाह रहे हैं कि उसमें हम भी डाइल्यूट हो जाएं। नहीं भाई, तीसरी बार वजीर आजम हो आप लोग, कहां से कहां पहुंचे हो, तो उसका कोई हिसाब किताब तो दो भाई। सो लेट्स नॉट मिन्स वर्ड्स एंड लेट्स नॉट कंफ्यूज इश्यूज। मैंने तो आपको कहा है, इनकी तो स्ट्रेटजी ये है कि जितनी धूल उड़ाई जा सकती है उड़ाओ, सिचुएशन को डिफ्यूज करो, अवाम को कंफ्यूज करो। अच्छा खासा बंदा हिल के रह जाता है। परसों मैंने इतने बड़े एड्स देखे कि जी वो झूठ तो जाहिर है, यूं हो जाता है, वो हो जाता है, उल्टे तो जो ये अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या डाइल्यूट करने की मामला सर ये कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आपको लगता है कि वजीर आजम साहब अब जो जलसे करते फिर रहे हैं, जो उनकी अवामी राब्ता मुहिम है, वो कामयाब हो पाएगी लोगों को मजीद कंफ्यूज करने में या मामला डाइल्यूट करने में? कल तक तो हम ये सुन रहे थे कि जी वजीर आजम साहब बहुत बीमार हैं और वुज़रा भी ये कह रहे थे कि उनकी सेहत के लिए दुआ की जाए, लेकिन अब उनकी सेहत भी अच्छी हो गई है, वो एकदम जलसे भी करने लग गए। मैंने तो तब भी लिखा था कि इन्हें तिब्बी मुआयने की नहीं, अखलाकी मुआयने की जरूरत है। अब ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। दिस इज प्रोबेबली द फनीएस्ट गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री जितनी भी है। ये जलसे जुलूस ऐसे इश्यूज पे निकालना, ये तो अपोजिशन को करना चाहिए। ये पता नहीं अब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मूड में या डेस्परेशन में। जाहिर है, बिल्ली कहते हैं ना कि बिल्ली के बारे में कि रोशनदान, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद करो तो बिल्ली फिर आंखों पे झपटती है। पता नहीं है, आखिरी अटेम्प्ट है, लेकिन ये एक फैसला कौन बात है। इसके बाद फिर मैं कम से कम एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे नजदीक इस मुल्क के मुस्तकबिल पे सुर्ख रंग का बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। देखें बात सुने, ज्योग्राफी ये वो छोड़ दें, आप कैसे जिंदा रहना है। सवाल ये नहीं है कि आप जिंदा हैं,
सवाल ये है आप कैसे जिंदा हैं। ये जो मैं अभी अभी मैंने आपको बताया है 63.5% जीडीपी का इनका कर्जा वहां पहुंच गया है। तो अगर आप इस स्टेज पे भी कुछ नहीं करते और जो जो जिम्मेदार हैं इस मुल्क में वो बेशर्मी, बेहयाई, ढिठाई और बिल्कुल पत्थर बन के, वट्टे बन के अगर वो इसको हो जाने देते हैं, निकल जाने देते हैं, तो फिर मैंने कहा है ना, बांग्लादेश के बाद फिर आप रेड इंडियंस की तरह जिंदा रह लेना। ये जिस हाल ये पहुंच, देखें मैं आपको कह रहा हूं, साल 2 साल बच्चे, 2 साल के बच्चे फ्यून चिटा के रेंट किए जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। आप कह रहे हैं तरक्की हो रही है जी, आप लोगों को मेट्रो दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल में 3-3 बंदे लेटे हैं, तो ये कहां जाएगा। अगर रफली कोई 20 करोड़ के लगभग आबादी है, तो सादिया आप जरा तसव्वुर करें, माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है बड़ी मशहूर, तो कैन यू विजुअलाइज, कैन यू कंसीव, मेरी तो नहीं वो उम्र के मैं 15-20 साल बाद का सोच सकूं। आप लोग तो माशाल्लाह, आप तो सोचो कि ये मुल्क फट जाएगा जिनसे 20 करोड़ बंदा नहीं संभाला जा रहा, और ये टाइटैनिक जो है ग्लेशियर से टकरा चुका है। मूडीज आपको बता रहे हैं इस मुल्क के हालात, इसकी सड़कें, आप इस मुल्क के झूठे 4 शहर समझ के, ये मसनूई चकाचौंध सारी देख के आप समझते हैं कि सब ठीक है। हम लोग अर्बन लोग हैं, शहरों में रहते हैं, डे वन से शहरों में, हमारा असली पाकिस्तान के साथ, सच्ची बात आपको बताऊं, मेरे पास एज का एज है जिसकी वजह से मैंने देखा है, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी रूरल है। अदरवाइज इस शहर के आप जैसे जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको क्या पता कि ये असली पाकिस्तानी के साल में है। ये जब आप बात करते हैं कि 65%, 60% को कुछ डिफरेंट फिगर्स आते हैं, पॉवर्टी लाइन, कभी किसी ने सोचा है पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या? आप लोग इस मुल्क को चैरिटी स्टेट बना रहे हैं, बेकारी, वो बैरियर टाउन, ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस। आप सही, आपके वैलिड नुकात हैं कि इस मुल्क के अवाम के साथ क्या किया जा रहा है। ये दीवारें सुने, ये दीवारें मेहरबानी है, यहां पैकेट्स पड़े हैं फूड के, बैरिया दस्तरखान चल रहा है, तुम भिखारी बना रहे हो सारी काम को। ये चैरिटी ओरिएंटेड, ये चैरिटी पे चलेगा? लोगों को खैरातें दोगे, भीख दोगे, रोटियों के टुकड़े फेंकोगे उनके आगे, उनको कभी अपने कदमों पे खड़ा होना नसीब नहीं होगा, वो कभी बाइज्जत और बावकार, देखें बात होने, बड़ी अच्छी बात है भूखे को खाना खिलाना, लेकिन उसकी ये ना मर जाती है, उसके अंदर इंसान खत्म हो जाता है। जो भीख का दिया हुआ खाना खाएगा ना, तो वो भीख में तो खंजीर भी कहते हैं कि अगर बंदा भूख से मर रहा हो तो खा लो। तो ये क्या 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 कर रहे हैं आप 20 करोड़ के इस मुल्क के अवाम की भारी अक्सरियत के साथ आप उनको क्या 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 बनाने जा रहे हो? आप उनमें से क्या निकालोगे? क्या करें? ठीक है सर, एक ब्रेक हसन निसार साहब, आपके जो नुकात हैं इन पे थोड़ी मजीद बात करते हैं। और जो आपने कहा कि अवाम के साथ सही नहीं किया जा रहा, हमारी जो रूलिंग क्लास है, जो हमारे हुक्मरान हैं, तो आखिर अवाम के साथ सही करेगा कौन? अवाम खुद इसके लिए आवाज उठाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं से उसको किसी सियासी एफिलिएशन की वजह से दूसरी जमात रद्द कर देती है। ये कह दिया जाता है कि जी इन्हें तो उकसा के ले आए गए। ये बड़े अहम नुकात हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे इस मामले पर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हसन निसार साहब, करप्शन जो कहते हैं कि जी सबसे बड़ा नासूर है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि अगर इस मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं हुआ, जो कि हर मसले की जड़ है, तो फिर वो जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं आवाम को, वो भुला दिए जाएं। फौज एहतसाब करती है, अपने घर से उसका आगाज करती है, सियासतदान एक जुमला बोलते हैं, कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। अगले रोज चेयरमैन सेनेट जो है वो कहते हैं रजा रब्बानी साहब के हर इदारे को अपने इदारे का एहतसाब नहीं करना चाहिए, एक ऊपर बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो बाकी तमाम इदारों का एहतसाब करे, जिसके लिए कोई मुकद्दस गाय ना हो। तो वो कौन सा इदारा होगा जो सबका एहतसाब कर सके? यहाँ पे तो किसी एक इदारे का एहतसाब नहीं हो पाता, तो वो कहते हैं सारे इदारों का हो जाए। यहाँ तो करप्शन के मौजू पे एक फिल्म बन जाती है तो वो बैन कर दी जाती है।
देखें, मैं अब बात कर करके बंदा खुद तंग। शहर कौन सबसे बड़े जी। सूबे का सबसे बड़ा शहर, उसका कैपिटल, उसका एक अहम तरीन हॉस्पिटल जना हॉस्पिटल किसके नाम पे? बाबा कौम के नाम पे। उसमें 3-3, 2-2 मरीज एक एक बेड पे। ये तरक्की है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलें। एक मैंने आपको बताया कि जीडीपी का 65.3% कर्जा है इस मुल्क पे, ये तरक्की है। 3-3 मरीज हैं हॉस्पिटल्स में, वो तरक्की है। और एक बात सादिया, आप गौर करें, आइंदा अगर आज तक नहीं किया तो आइंदा करें। औरतें फिरती हैं मारी मारी सड़कों पे, उनकी गोदों में साल 2-3 साल तक का बच्चा होता है। बच्चे के हाथ पांव लटक रहे होते हैं। गौर करें जो मैं कह रहा हूं, वो पता है उस बच्चे को ड्रग किया गया होता है, उसको फ्यून चिटा दी गई होती है, उसको ना धूप लगती है ना उसको सर्दी लगती है। वो नीम मुर्दा बच्चा, वो किराए पे चलते हैं इस शहर में 150, 200, 250 रुपया पर डे। वर्किंग आवर्स हैं, वो बच्चे लेके बिल्कुल सही। और सर लैया को अगर देख ले, वहां पे जो अफसोसनाक हुआ कि 30 लोगों की जान चली गई। स्टमक वॉश करने की फैसिलिटीज हॉस्पिटल में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कोटली सतिया वजीर आजम साहब जाते हैं तो कहते हैं किसी ने सड़क बनानी है, पुल बनाना है तो मुझे अभी बता दो। नहीं 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 सारी ये नहीं, जो मैंने बात की है ना, उसको बाईपास करके ना गुजरे। ये खुदा का कहर नाजिल होगा। जो लोग इस जुर्म में शरीक नहीं है वो भी बर्बाद होंगे। जो मैं बात कर रहा हूं, जिंदा बच्चे साल 2 साल 3 साल के किराए पे दिए जा रहे हैं। ये क़यामत का समा है। जहरीली मिठाई नहीं मिला, मर गए डॉक्टर, हॉस्पिटल नहीं है, स्टमक वॉश का अरेंजमेंट नहीं है, वो तो लाहौर में नहीं है। ये कहां चले गए आप लोग? वो कौन से बच्चे हैं? वो बच्चा जब बड़ा होगा, जिससे बचपन में ही फ्यून चटाई जाती है ताकि वो नीम बेहोशी के आलम में रहे, वो बच्चा कल जब टीन एज में जाएगा, वो इस मुल्क का एसेट होगा, लायबिलिटी होगी। वो पागल होगा, वो नीम पागल होगा, वो जराइम पेशा होगा। वो कौन होगा जिसके लिए आप कौमी तराने बजाएंगे कि मैं भी पाकिस्तान हूं और ये भी पाकिस्तान है, हमजा भी पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है, भी पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है। तो ये झूठ का कारोबार मैं मुसलसल लिख रहा हूं और खासे अरसे से लिख रहा हूं कि तारीख के तराजू में 2 पलड़े हैं। एक पलड़े में चंद खानदान है, बाकी में पूरा पाकिस्तान है। इस मुल्क के करतों धरतों को इस बात का फैसला करना होगा कि इनको क्या चाहिए। ये मंतकी अंजाम तक अगर नहीं जाता ये मामला, तो इस पे भी मैं एक से ज्यादा बार ये लिख चुका हूं और कह भी चुका हूं कि ये सकूते ढाका के बाद इस मुल्क के अवाम पे, इस मुल्क की तारीख पे सबसे बड़ा जुल्म होगा। मैं नहीं कह रहा वो कौन चोर है, नहीं कहते हैं कि सकूते ढाका के बाद अवाम पे मैं नहीं कह रहा सबसे बड़ा जुल्म होगा। सही है सर, आप इस पे लिख भी रहे हैं, अगर ये पढ़ भी रहे हैं, हम आपको सुन भी रहे हैं। केस मुझे जी मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए, आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त कि इसका मंतकी अंजाम तक पहुंचना नागुज़ीर है, लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, खासकर अगर हम अपोजिशन की बात करें, पीपल्स पार्टी सड़कों पे आने को तैयार नहीं है, पीटीआई जो है वो करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने जा रही है। तो इमरान खान साहब या उनकी जमात वाकई में हुकूमत पर इतना दबाव बढ़ा सकते हैं कि जिस मंतकी अंजाम की आप बात कर रहे हैं मामला वहां तक पहुंचे? देखें, आपने बात की पीपल्स पार्टी की, पहले उसका जवाब सुन लें। पीपल्स पार्टी के बारे में मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, अगर वो लोग ये तो कोई टक्करें इधर उधर मारते हैं, लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं, कोई मेट्रो बना, कोई ऑरेंज का, कोई कुछ ना कुछ सड़कें बढ़कें, ये वो, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत 7 साल 8 साल 7.5 साल पंजाब में रहती, ये लोग फुटपाथ्स की ईंटें उखाड़ के बेच देते। चोरी डकैती लूट मार तखरीब इनकी शरियानों में, रेशों में, इनके डीएनए में शामिल है। वो कैसे आ जाएंगे? वो आई वॉश के लिए, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं गोंगनुआ तो मिट्टी चाड़ना, उसके लिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, को अपनी फेस सेविंग के लिए वो कोई बाएं बाएं शाएं करेंगे। हाउ कैन दे बी सीरियस? एक सरफरोश आदमी है, उसका नाम है सिराजुल हक, अल्लाह उसको अकल दे,
वो अपनी ताकत जितनी भी उनके पास है वो इमरान के पलड़े में डाल दें। और एक और बात, सरिया मुझे एक बात बताएं, नून लीग को इमरान के टेक ऑफ से पहले नून लीग के लिए इस मुल्क में हर किस्म का चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज खत्म हो चुका था। एम आई राइट और रॉन्ग? पीपल्स पार्टी मर नहीं गई तो क्रॉल कर रही है, उसको पोलियो हो चुका है, दे आर ओवर। और कौन था? ये बिल्कुल टोटल मोनोपोली थी जो इमरान खान ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, तोड़ के रख दी है, और वो इमर्ज कर गया एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे। अब मुझे एक बात बताएं, इससे अच्छा मौका नून लीग की लीडरशिप को मिल सकता है? इमरान की पॉलिटिक्स विद इन आवर्स खत्म हो सकती है। वो बनी गाला से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेगा। कैसे? उसे कहें मांगो क्या मांगते हो। बतौर वजीर आजम भी मैं तुम्हें सरकारी तौर पे मैक्सिमम जो तुम जितना चाहते हो मैं तुम्हें फैसिलिटेट करता हूं, जाती हैसियत में जो चाहते हो मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूं। शर्त एक है कि या तुम इस मुल्क के अवाम की जान छोड़ दो, पॉलिटिक्स से फारिग हो जाओ, और लोग कर देंगे इमरान को, या हम छोड़ देंगे इस मुल्क की जान।